हेलो बच्चों, मैं ममता जैन, व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अपन ने 14, 15 और 16 तीन लेसन पढ़ लिए हैं और आज अपन अपना 17 लेसन स्टार्ट करेंगे। तो 16 लेसन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा बच्चों? राष्ट्रीय आय का मापन। उसके पहले अपन ने राष्ट्रीय आय पढ़ा, राष्ट्रीय आय की विशेषताएं, उसकी परिभाषाएं देखी, फिर राष्ट्रीय आय के मापन की तीनों विधियां देखी और उसमें आने वाली कठिनाइयां देखी। आज अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है मुद्रा, अर्थ, कार्य एवं महत्व। बच्चों, मुद्रा के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं। जब हमारे देश के अंदर मुद्रा नहीं थी, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तब लोग बिजनेस कैसे करते थे, व्यापार कैसे करते थे, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान कैसे खरीदते थे और एक्स्ट्रा सामान को कैसे बेचते थे। तो इसके लिए बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। कौन सी प्रणाली? वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको लेसन 16 में बहुत कम नॉलेज दिया था। अभी मैं आपको विस्तृत से समझाऊंगी कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। बच्चों, प्राचीन काल में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस वक्त अपन को पता है कि हमारे जो देश में जो पहले के लोग थे वो क्या छोटे छोटे समूह बनाकर रहते थे। जनसंख्या बहुत कम थी और उनकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित थी और वो छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर रहते थे। अब उसके अंदर क्या, कोई खेती कर रहा होता है तो कोई छोटा मोटा उत्पादन, कोई और अन्य चीज बना रहा होता, तो वहां पर क्या करते थे, आपसी समझ और विश्वास पे एक दूसरे को सामान लेते और देते थे। जैसे एक व्यक्ति गेहूं का उत्पादन कर रहा है और एक चावल का उत्पादन कर रहा है, तो गेहूं वाला अपने गेहूं को चावल वाले को दे देता था और जो चावल का उत्पादन कर रहा है वो अपने चावल गेहूं वालों को देके वहां से गेहूं ले लेता था। इस प्रकार दो व्यक्ति आपस में अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का लेन देन करते थे और अपनी आवश्यकता को पूरी करते थे। इसे ही वस्तु विनिमय कहते हैं। आया समझो बच्चों? प्राचीन काल में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो व्यक्ति जो छोटे छोटे समूह में रहते थे, आपस के अंदर अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का लेन देन करते थे। और ये जो लेन देन होता था वो अपने आपसी समझ से और विश्वास के आधार पर होता था और उनकी आवश्यकताएं पूरी भी हो जाती थी। लेकिन बच्चों, ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली उस वक्त तो चल गई जब लोगों की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, छोटे छोटे ग्रुप में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे बड़े बड़े ग्रुप में रहने लगे, इनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, नए नए आविष्कार होने लगे। ऐसे समय के अंदर ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें बहुत सारी कठिनाई आने लगी। तो क्या क्या कठिनाई आती है, जिसको हम देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर जो कठिनाइयाँ आती है, जिसको हम सीमाएं भी कह सकते हैं या इसकी कमियां भी कह सकते हैं। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष बताइए या इसकी कठिनाइयां बताइए या इसकी कमियां बताइए या इसकी सीमाएं बताइए, तो सभी का आंसर सेम ही होगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां है, तो हम इसकी 5 कठिनाइयां या दोष के बारे में देखेंगे। नंबर 1, दोहरे संयोग का दोष, मूल्य के मापक में सहायक नहीं, भावी बचत की समस्या, अविभाज्य वस्तु की में लेन देन में समस्या और उधार के लेखे में समस्या। बच्चों, इस चीज को अच्छे से समझिए। देखिए, पहला है दोहरे संयोग की समस्या। जैसे आप गेहूं का उत्पादन करते हैं और आपको चीनी की आवश्यकता है, तो आपके पास तो सिर्फ गेहूं है और आपको अर्जेंट में चीनी चाहिए, तो अब चीनी के लिए आपको एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की आवश्यकता है ना। आजकल तो क्या है कि मुझे चीनी चाहिए, पैसे निकाले, मुद्रा निकाली, बाजार में गए और हम चीनी ले आए। लेकिन उस वक्त तो ऐसा था ही नहीं। तो वो अपना गेहूं तो देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास चीनी हो और उसको भी गेहूं की आवश्यकता हो। तो थोड़ा कठिन कार्य था। तो एट ए टाइम हर समय दोहरा संयोग मिल जाना इतना आसान नहीं था। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों इसके अंदर? दोहरे संयोग की समस्या, कि यदि आपको कोई सामान चाहिए तो वो सामान किसी और को आवश्यक भी तो होना चाहिए, वरना वो आपका सामान क्यों लेगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे प्रमुख और बड़ा दोष है दोहरे संयोग की कठिनाइयां। दूसरा है मूल्य के मापक में असहाय, मतलब जैसे आपको गेहूं देने बदले में चीनी चाहिए, तो कितने किलो गेहूं के बदले कितने किलो चीनी ली जाए, इसका कोई बेसिक आधार नहीं था। बस ये आपसी समझ और विश्वास के आधार पर कि इतना गेहूं तोड़ लिया और इतना चीनी तोड़ लिया और आपस में लेन देन कर लिया। लेकिन गेहूं के बदले चीनी ले लिया, अब आपको चावल लेना है, तो चावल के समय आप कितना गेहूं लेन देन लेंगे, या आपको सब्जी लेनी है तो कितनी सब्जी के बदले कितना गेहूं दे, इसका कुछ भी आधार नहीं था, कोई बेस नहीं था। बिना बेस के जिसकी जो मर्जी में आए अपनी समझ और विश्वास के आधार पर गेहूं के बदले दूसरा अनाज,
चावल है, मक्का है या सब्जियां या फल आपस में लेन देन हो रहा है, चीनी के बदले सब्जियां ले रहे हैं। अब अगर आज के अंदर देखें तो सब्जियां सस्ती और चीनी महंगी है, या चीनी सस्ती या सब्जियां महंगी है, तो हमें पता है क्योंकि इसका मुद्रा के अंदर अपन इसका मूल्य माप लेते हैं। लेकिन उस वक्त वस्तु के बच्चों मूल्य के मापक का कोई आधार नहीं था, इसलिए भी वस्तु विनिमय प्रणाली अधिक समय तक नहीं चल सकती थी। तीसरा, भावी बचत की समस्या। अब बच्चों क्या है, जैसे आज हमारे पास कोई भी चीज प्रोडक्शन करते हैं हम, तो उसको बेच करके क्या ले लेते हैं अपन, पैसा रख लेते हैं, मुद्रा, और मुद्रा अपन बैंक में या घर पे सेफ में रख देते हैं। फिर अपन को जैसे जैसे आवश्यकता होती है उस मुद्रा से हम अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदते हैं। लेकिन उस वक्त तो मुद्रा तो थी नहीं। अब जैसे आपके पास गेहूं है तो गेहूं का स्टॉक घर पे रहने दो, जब जरूरत तो गेहूं को दे करके बदले में चीजें लो। लेकिन यदि गेहूं तो फिर भी ऐसा है कि जिसको आप साल भर तक पड़ा रख सकते हो। लेकिन समझ लो कि आप सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं, दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये तो शीघ्रनाशी वस्तु है, इसको तो हम स्टोर कर ही नहीं सकते। तो फिर हम इसकी बचत कैसे करें हम, और हमें भविष्य के अंदर यदि हमें कुछ अदर दूसरे सामान की आवश्यकता होगी तो बच्चों हम उसको कैसे लेंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का ये भी एक दोष था कि इसके अंदर भावी बचत का कोई आधार नहीं था कि हम अपने चीज को कैसे बचा करके रखें और भविष्य के अंदर पड़ने वाली आवश्यकता के समय हम उसको कैसे यूज करें। और ये समस्या शीघ्रनाशी वस्तुओं का जो उत्पादन कर रहे थे उनके सामने आई, तो ये भी इसका एक दोष है। फिर अविभाज्य वस्तु। अब बच्चों अपन कह रहे हैं कि जैसे गेहूं के बदले अपन ने चावल ले लिया, तब तो ठीक है कि 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो चावल ले लिया। लेकिन समझ लीजिए कि आपके पास तो ऐसी चीज है जिसका विभाजन संभव नहीं है। जैसे आपके पास भैंस है, आपके पास मकान है, और आपको अभी एक भैंस के बदले समझ लो कि 4 बोरी गेहूं मिलते हैं, और आपको तो अभी 1 बोरी गेहूं चाहिए, 1 बोरी चावल चाहिए, 1 बोरी चीनी चाहिए, तो आप क्या उस भैंस के टुकड़े करेंगे क्या? नहीं। तो ऐसी वस्तुएं जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, ऐसी वस्तुओं के जब विनिमय की बात आती है तो बहुत बड़ी समस्या उठने लगी। ये भी वस्तु विनिमय प्रणाली का बच्चों दोष था। अब अपन बात करते हैं उधार के लेखे में समस्या। अब जैसे आज आपने उधार भी चीज ले आए, उस वक्त भी उधार चलता था कि आपके पास गेहूं है और आपने गेहूं वहां पर रख करके एडवांस दे दिया या उधार आप कोई चीज लाए। लेकिन उधार लेने के ऊपर जैसे आप उधार में चीनी ले आए हो और आप 6 महीने बाद उसको गेहूं दोगे, तो 6 महीने बाद उस चीनी और गेहूं का क्या मूल्य होगा, इसका कोई आधार नहीं था। मतलब उधार के लेखे में लिख तो दिया हमने कि हमने आपको इतना किलो चीनी उधार दी है, लेकिन जब आप उसका चुकता करोगे, गेहूं उस वक्त दोगे, तो उस वक्त चीनी का क्या मूल्य होगा और गेहूं का क्या मूल्य होगा, इसका कोई आधार नहीं था। इसलिए उधार के लेखे में भी बच्चों बहुत कठिनाई आई। इसलिए जो पुराने जमाने के अंदर जो वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी वो धीरे धीरे तकलीफ देने लगी, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई, लोग दूर दूर रहने लगे, समूह बड़े बड़े होने लगे, संख्या बढ़ गई, तो और ये सारी कठिनाइयां तो आई गई थी कि दोहरे संयोग की कठिनाइयां, उधार के लेखे की कठिनाइयां, भावी बचत की समस्या, अविभाज्य वस्तुओं के अंदर समस्या, मूल्य के मापक के अंदर समस्या। तो इन समस्याओं के कारण फिर धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली का बंद होने लगा। और फिर काय का प्रादुर्भाव हुआ बच्चों? मुद्रा का। क्योंकि जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जो हमारा जो अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण आविष्कार क्या है? हमारी मुद्रा। मुद्रा हमारे अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। बच्चों कई सारे आविष्कार होते हैं, विज्ञान में होते हैं, यंत्र गति के अंदर होते हैं। जैसे यांत्रिकी के अंदर देखो, पहिए का आविष्कार हुआ। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। इसी प्रकार विज्ञान के अंदर आग का आविष्कार हुआ। आग के आविष्कार के बाद दुनिया तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी। इसी प्रकार हमारे अर्थशास्त्र में भी बच्चों मुद्रा का आविष्कार हुआ। और जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ तो हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार अधिक विश्वसनीयता से अच्छे तरीके से, सरलता से, सुविधा से, बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगा। क्योंकि मुद्रा का आविष्कार अनिवार्य आविष्कार था। बिना मुद्रा के कुछ भी संभव नहीं। आज हम बात करें मुद्रा के बिना क्या कुछ संभव है बच्चों? नहीं। तो मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक। तो मुद्रा का आविष्कार हो गया जो कि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। अब मुद्रा का आविष्कार, जैसे आज हम मुद्रा देख रहे हैं, ऐसी मुद्रा पहले दिन से नहीं थी बच्चों। मुद्रा का आविष्कार धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन पुराना हमारा इतिहास देखते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा थे, तो राजा महाराजा क्या करते थे? सिक्के चलाते थे, है ना। और सिक्के भी कैसे? कोई चमड़े के सिक्के चला रहा है ना, कोई तांबे के चलाता था, कोई चांदी के, कोई कांसा धातु के, तो कोई सोने के सिक्के चलाता था। अलग अलग जमाने में उस समय काल परिस्थिति के अनुसार राजाओं ने भी मुद्रा के रूप में सिक्के चलाए। और वो सिक्के की क्या विशेषता थी? या तो वो धातु के बने हुए थे, अक्सर गोल हुआ करते थे, और उसके ऊपर उस राजा की मुहर लगी होती थी।
सील लगी हुई होती थी। जैसे ही किसी भी धातु के टुकड़े के ऊपर राजा की सील या मुहर लग गई, मतलब वो समझ लो मुद्रा बन गई। आई बात समझ में? तो पुराने जमाने के अंदर जब राजा महाराजा थे उस वक्त मुद्रा का चलन इस तरह से था कि चांदी, सोने, तांबे या कांस्य धातु के ऊपर क्या होता था, राजा की अपनी एक विशेष मोहर होती थी। अलग अलग राजाओं की अलग अलग मोहरें होती थी, या कोई एक सरस्वती का या इस तरह से कोई भी एक सिंबल होता था जो सिक्के के ऊपर बना हुआ होता था, और वहाँ नीचे राजा का नाम वगैरह लिखा हुआ रहता था, जिससे पता चल जाता था कि ये सिक्के इस राजा के, मतलब इस राजा ने ये मुद्रा चला रखी है, और उन्हीं सिक्कों से फिर लेन देन होने लगा। तो बच्चों उस वक्त भी एक बात फिक्स हो गई थी कि जो मुद्रा होती है उसमें दो बातों का होना आवश्यक है। एक तो होना चाहिए उसमें वैधानिकता। मुद्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसके अंदर वैधानिकता होनी चाहिए, अर्थात मुहर लगी होनी चाहिए। कोई भी धातु का टुकड़ा मुहर सिक्का नहीं, मुद्रा नहीं कहलाएगा। वही धातु का टुकड़ा जिसके ऊपर राजा की मुहर लगी हुई होगी बच्चों, वही क्या कहलाएगा, अपना मुद्रा कहलाएगा। और दूसरा सर्वग्राह्य, मतलब वो सभी के द्वारा स्वीकार होनी चाहिए। अब जब राजा की मोहर लग गई इट मीन्स उसको सबने स्वीकार कर लिया। तो जब राजा महाराजा के जमाने के अंदर ही जब मुद्रा का प्रचलन ऐसे सिक्कों के रूप में होता था, और उस वक्त भी उसकी वैधानिकता थी। फिर बच्चों क्या हुआ कि मुद्रा का जो वर्तमान में मुद्रा है वो कहलाती है मनी, है ना। मुद्रा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मनी। और मुद्रा का जो मनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो हमारी लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। मुद्रा जिसको अंग्रेजी में मनी कहते हैं उसकी जो उत्पत्ति कहाँ से आई है, लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से आई है। और लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से भी किसे है, तो बच्चों इसके पीछे एक कहानी है। मोनेटा है वो प्राचीन रोम की देवी जूनो का दूसरा नाम है ना। पहले तो देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो प्राचीन हमारा जो रोम है उसकी देवी थी जूनो, और जूनो का अन्य नाम था मोनेटा। अब क्या हुआ था कि सबसे पहले रोम के अंदर जो मुद्रा का निर्माण मंदिर में हुआ था, और वो मंदिर किसका था, जूनो देवी का मंदिर था, जिसका अन्य नाम क्या है, मोनेटा। तो जूनो देवी के मंदिर में क्योंकि मुद्रा का निर्माण हुआ, और ऐसा माना जाता है कि जो जूनो है ना वो स्वर्ग की देवी है, और जूनो की देवी को जो मानते हैं, जिनके पास जूनो की देवी है, उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। तो क्योंकि बच्चों इस मुद्रा से भी स्वर्ग का सुख मिलता है। स्वर्ग का सुख मिलने से अर्थ यह है कि जिसके पास मुद्रा है उसके पास क्रय शक्ति है, वो आसानी से चीज़ों को, अपनी मनपसंद चीज़ों को ला सकता है और सभी तरह के सुख पा सकता है। तो क्योंकि जो मुद्रा का निर्माण रोम की देवी जूनो के मंदिर में हुआ था, और जूनो का दूसरा नाम था मोनेटा, और मोनेटा जो देवी थी वो स्वर्ग का सुख देने वाली देवी थी, उसी आधार के ऊपर हमारा ये जो मुद्रा का नाम मुद्रा रखा गया। तो बच्चों आज अपन ने क्या देखा कि मुद्रा के आविष्कार के पहले क्या था बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी। दो व्यक्तियों के मध्य आवश्यक वस्तुओं का लेन देन, जिसे वो स्वयं उत्पादित करता है। फिर धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ने लगी, और मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर हमने ये सारे दोष पढ़े। ये सारे दोष बच्चों आने लगे, जिससे एक अन्य किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार की आवश्यकता हुई जिसमें ये सारे दोष ना हो, और फिर मुद्रा का आविष्कार हुआ। प्राचीन जमाने में जो सिक्के थे उसके ऊपर राजा अपनी मोहर लगा लेता था, जिससे वो वैधानिक हो जाते थे और वो सबके द्वारा मान्य होते थे, और वही मुद्रा का कार्य और व्यापार में लेन देन का कार्य उन्हीं सिक्कों से होता था। उसके बाद जो हमारा मुद्रा शब्द या मुद्रा जो नाम है, तो मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं, और ये रोम की जो देवी है जूनो, उसका अन्य नाम है मोनेटा, और मोनेटा जो लैटिन नाम है उसी से मुद्रा शब्द का आविष्कार हुआ। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों अपन मुद्रा का अर्थ, परिभाषा और कार्यों को बहुत अच्छे विस्तार से देखेंगे। तो आप आज मेरी इस वीडियो को बच्चों अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद मैंने जो नोट्स के फोटो अपलोड कर रही हूँ उससे आप अपने नोट्स बना लीजिए, और इसको अच्छे से रेडी पढ़ लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से समझ पाए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।